हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम खिलजी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1300 ईस्वी तक। पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। किस तरह गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा। वो कितना क्रूर शासक था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की नींव रखी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी अफगानी थे और खल्ज नामक ग्राम के निवासी थे। खिलजियों का चरित्र, वेशभूषा तथा रहन सहन भी तुर्कों से अलग था। कुछ विद्वान खिलजियों को तुर्क मानते हैं, किंतु लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण खिलजियों ने अफगानों के रहन सहन व रीति रिवाज को अपना लिया था। इस कारण दिल्ली के तुर्क इन्हें अलग समझते थे और नापसंद करते थे। जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वजों ने भारत आकर तुर्क सुल्तानों के यहाँ कार्य किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी तुर्क सुल्तान नसरुद्दीन के यहाँ नौकरी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अत्यंत योग्य व पराक्रमी योद्धा था। मंगोलों के विरुद्ध युद्ध जीतने पर कैकुबाद ने इसे दीवान-ए-अर्ज नियुक्त किया और शाइस्ता खां की उपाधि दी। 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। सिंहासन पर बैठते समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को ही बनाया। गद्दी पर बैठते ही फिरोज खिलजी अनेक समस्याओं से घिर गया। फिरोज खिलजी ने उदार व शांतिपूर्ण नीतियां अपनाई। इस कारण उसके राज्य में विद्रोह होने लगे। इसी उदारता का लाभ मलिक छज्जू ने उठाया। मलिक छज्जू उस समय कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था। मलिक छज्जू ने 1291 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और मुगसुद्दीन की उपाधि धारण की। जलालुद्दीन के पुत्र और अरकली खां ने बदायूं के पास विरोधियों को पराजित कर सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया। सुल्तान ने उन्हें क्षमा कर दिया। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन को कड़ा व मानिकपुर क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त कर दिया। फिरोज खिलजी ने अपने पुत्र अरकली खां को उसका विरोध करने के लिए भेजा और उसके बाद कड़ा व मानिकपुर क्षेत्र का सूबेदार अलाउद्दीन को बना दिया गया। फिरोज खिलजी के विरुद्ध सिद्दी मौला ने भी विद्रोह किया। सिद्दी मौला एक ईरानी संत था। इसने अमीरों के साथ मिलकर सुल्तान को नवाज के समय हत्या करने का षड्यंत्र रचा, जिससे सिद्दी मौला स्वयं शासक बन सके। इस षड्यंत्र की सूचना सुल्तान को मिल गई, जिससे सुल्तान ने सिद्दी मौला को मृत्युदंड दे दिया। वैसे जो फिरोज खिलजी था वह बहुत उदार शासक था, हर किसी को क्षमा कर देता था, परंतु जो सिद्दी मौला था एक संत होते हुए भी इसने विद्रोह किया था और नवाज के समय राजा को मारने की षड्यंत्र रचा था, जिसके कारण वो उससे बहुत रुष्ट हो गया और उसने सिद्दी मौला को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। जलालुद्दीन के शासनकाल में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ। सुल्तान ने मंगोल को पराजित किया। मंगोल ने सुल्तान से संधि कर ली। फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज उल्गू से किया। उल्गू ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उसके वंशज नवीन मुसलमान कहलाए। फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन को कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार बनाया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1294 में देवगिरी के राजा रामचंद्र को आक्रमण कर अपार धन संपत्ति को लूटा। अलाउद्दीन ने फिरोज को लूटा हुआ धन देने के बहाने कड़ा व मानिकपुर बुलाया और उसकी धोखे से हत्या कर दी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर दी थी। फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और बाद में इसने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का दामाद भी था, परंतु वह इसे हराकर खुद सम्राट बनना चाहता था, इसलिए इसने धोखे से बुलाकर उसकी छुरा भोंक कर हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर जा बैठा।
अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसने एक स्थायी सेना का भी गठन किया था और स्थायी सेना को सुचारू रूप से रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी को हुआ था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरशप था। अलाउद्दीन पढ़ा लिखा न था परंतु वह सैनिक गुण से परिपूर्ण था। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर उसे अपना दामाद बनाया। 1290 में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुज़द का पद सौंपा और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। ये जो कड़ा मानिकपुर आधुनिक प्रयागराज है। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन ने अपने विरोधियों का दमन किया। अलाउद्दीन के समय अरकली खां, रुक्नुद्दीन व अहमद ने विद्रोह किया। अलाउद्दीन ने उलुग खां व हिजाबुद्दीन के नेतृत्व में मुल्तान एक सेना भेजी। सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें अंधा करवा के जेल में डाल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों को दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत का अभियान व दक्षिण भारत का अभियान। अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार कराई। अलाउद्दीन ने जितने भी उत्तर भारत के राज्य थे उन्हें तो अपने साम्राज्य में मिला लिया, परंतु दक्षिण भारत में अपनी अधीनता स्वीकार करा के वहीं के शासक को शासन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, परंतु उनसे कर व धन यह लेता रहा। सिंहासन पर बैठने के अगले वर्ष 1297 में अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात कर्ण बघेला का शासन था। इसने बिना युद्ध किए भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। गुजरात विजय से खुश होकर अलाउद्दीन ने उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन सेनापति को आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। हमीर देव ने सुल्तान का 1 वर्ष तक डटकर मुकाबला किया, परंतु हमीर देव के प्रधानमंत्री रनमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। इसकी सहायता से रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और हमीर देव की हत्या कर दी। रणथंभौर का सूबेदार उलुग खां को बनाया। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। चित्तौड़ पर इस समय राजा रतन सिंह का शासन था। 8 माह के संघर्ष के बाद अलाउद्दीन को सफलता मिली और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। इस रचना में जैसी ने लिखा कि अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण राजा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना था, परंतु आधुनिक इतिहासकार इसको नहीं मानते। प्रोफेसर हबीब निज़ामी, डॉक्टर सक्सेना आदि जो आधुनिक इतिहासकार हैं इसको काल्पनिक मानते हैं। जयसी के साथ साथ अमीर खुसरो ने भी रानी पद्मावती से संबंधित कहानी का वर्णन किया है और जयसी के अनुसार जब अलाउद्दीन ने पद्मावती की सुंदरता के विषय में सुना तो राणा रतन सिंह से पद्मावती को उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु राणा रतन सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेर लिया। सफलता न मिलने पर रतन सिंह से कहलवाया कि वह रानी पद्मावती का ही प्रतिबिंब उसे दिखा दे। इसके लिए वह तैयार हो गए और प्रतिबिंब देखने के बाद जब सुल्तान लौटने लगा तो उसने धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया तथा पद्मिनी के बदले में उसे मुक्त करने का प्रस्ताव राजपूतों के सामने रखा। तब स्वयं पद्मावती ने गौरा व बादल के साथ लगभग 1600 राजपूतों की जो पालकियां वाहन रक्षक के रूप में थे दिल्ली गई और राणा को छुड़ाकर ले आई। गौरा के इस अभियान में वीर गति को प्राप्त हुए।
बाद में कुंभलगढ़ के राजा देवपाल के साथ युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु हो गई। शत्रुओं से स्वयं को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने भी जौहर का सहारा लिया और अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर को अपनाया। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने हजारों राजपूतों की हत्या कर दी और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजरा खां के नाम पर खिजराबाद रखवाया। अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। इसका सेनापति हरिनंद था जो बहुत शक्तिशाली था। हरिनंद के मारे जाने पर खिलजियों का मालवा पर अधिकार हो गया। इसके बाद उज्जैन, धारा, चंदेरी व अन्य स्थानों पर भी विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन ने 1294 में देवगिरी पर विजय कर ली थी, परंतु 1303 में रामचंद्र ने एलिचपुर की आय देना बंद कर दिया था, जिससे अलाउद्दीन ने मलिक के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी में आक्रमण के लिए भेजी। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा व मानिकपुर का जब सूबेदार था तब उसने देवगिरी को अपने अधीन कर लिया था, परंतु बाद में 1303 में रामचंद्र ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन ने 1303 में इसे पुनः इस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि रामचंद्र ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और एलिचपुर की जो उसने आय देने का वादा किया था वो भी देना बंद कर दिया था। रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान को अपार धन दिया। अलाउद्दीन ने उसे शासक बने रहने दिया और राय रान की उपाधि दी। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत का प्रथम अभियान 1303 में वारंगल के विरुद्ध किया, परंतु प्रताप रुद्रदेव ने उसे असफल किया। 1308 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना वारंगल भेजी। प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर संधि कर ली। रुद्रदेव ने अपार धन व वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के पास द्वार समुद्र राज्य था, जिसका शासक बल्लाल देव था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में एक सेना होयसल राज्य भेजी। बल्लाल देव तृतीय ने भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्या था। मलिक काफूर के आक्रमण के समय वीर पांडे व सुंदर पांडे दो भाइयों के बीच सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा था। सुंदर पांडे ने मलिक काफूर की सहायता मांगी। वीर पांडे मलिक काफूर से छापामार पद्धति से युद्ध करता रहा। काफूर ने वीर पांडे को पकड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वीर पांडे काफूर के हाथ नहीं आया। दक्षिण भारत का यही शासक था जिसने कभी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी बलबन की भांति राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अलाउद्दीन भी राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। अपनी नीतियों में वह किसी का हस्तक्षेप नहीं पसंद करता था। जिस तरह बलबन ने राजत्व की सिद्धांत की शुरुआत की थी, उसी को आगे अलाउद्दीन ने बढ़ाया। अलाउद्दीन भी राजा को सर्वश्रेष्ठ समझता था और ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अलाउद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। इसने सैनिक पद्धति में सुधार किए। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन दिया। सैनिकों की भर्ती सेना के मंत्री द्वारा की जाती थी। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की, जिससे खराब घोड़े को अच्छे व स्वस्थ घोड़े से बदला ना जा सके। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू करवाया, जिससे कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सेना में शामिल न हो सके। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा। अलाउद्दीन मध्य भारत का पहला व एकमात्र शासक था जिसने आर्थिक सुधार किए। अलाउद्दीन के सैनिक व्यवस्था की सफलता उसके बाजार नियंत्रण पर आधारित थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना का गठन किया। इतनी बड़ी सेना को वेतन देना संभव न था और यह वेतन सेना के व्यय वहन करने में भी सक्षम न था।
इसलिए अलाउद्दीन ने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया जिससे वस्तुओं की पूर्ति और उचित वितरण हो सके। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना का गठन किया था तथा प्रत्येक सैनिक को वेतन भी उसने निश्चित कर दिया था, पर यह वेतन इतना ना था कि सैनिक व उसका परिवार को भली भांति वह पाल सकता था। वेतन बढ़ाने की स्थिति में भी अलाउद्दीन नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी सेना को वेतन देना संभव नहीं था। इसलिए उसने ऐसी नीति का पालन किया जिससे वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आ सके। उसकी इस नीति को ही बाजार नियंत्रण प्रणाली या नीति कहा जाता है। अपनी इस बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए उसने 4 ऐसे कार्य किए जिससे कि उसकी नीति सफल हो सके। सर्वप्रथम उसने वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण कर दिया, मतलब सभी वस्तुओं के उसने दाम फिक्स कर दिए और वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की, मतलब कभी भी बाजार में कोई वस्तुओं की कमी ना पड़े। अगर वस्तुओं का उचित वितरण, मतलब सभी को वस्तुएं मिल सकें, और बाजारों का प्रबंधन ठीक प्रकार से उसने किया। इसके लिए अलाउद्दीन ने वस्तुओं की सूची बनवाई जिसकी आवश्यकता सैनिकों को दैनिक जीवन में पड़ती थी। यह सूची अत्यंत सावधानी से तैयार की गई तथा इससे सैनिकों के प्रयोग में छोटी छोटी वस्तुएं भी सम्मिलित थी। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों, घोड़ा, गाय, बकरी, मतलब इसी सूची को उसने बनाकर तैयार करा और उसी के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जिससे कि सैनिकों को दैनिक जीवन में उपयोग वाली वस्तुओं में कोई भी कमी ना आ सके और आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाए। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने ईमानदार कर्मचारी की नियुक्ति की। यह कर्मचारी क्रय विक्रय पर नज़र रखते थे और समय समय पर दुकानदारों की जांच भी करते थे। अलाउद्दीन की यह बाजार नियंत्रण प्रणाली सफल रही थी। इसके लिए बर्नी ने भी लिखा है कि नियमों के कठोरतापूर्वक लागू किए गए, राजस्व को कठोरता से वसूला गया व धातु के सिक्कों का अभाव व सुल्तान के भय से कर्मचारियों व अधिकारियों की ईमानदारी की वजह से यह सफल हुई। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की पूर्ति पर भी विशेष ध्यान दिया। यदि वस्तुओं की पूर्ति सही समय पर नहीं की जाती तो वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहना असंभव हो जाता। बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए जरूरी था कि बाजार में वस्तुओं का अभाव ना हो। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत की नियुक्ति की। यह सर्वोच्च अधिकारी था। इसके कार्यालय में प्रत्येक व्यापारियों का नाम लिखवाया जाता था। इसके अधीन सहना थे। सहना का कार्य बाजार के संपूर्ण व्यवस्था को देखना था। सहनाह के अधीन बरीद होते थे। बरीद का कार्य बाजार में घूम घूम कर रिपोर्ट तैयार करना था। वरीद अपनी रिपोर्ट सहना को देता था। सहनाह इस रिपोर्ट को दीवाने रियासत को देता था और दीवाने रियासत इसे सुल्तान को सौंपता था। अलाउद्दीन ने जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था की। बर्नी ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी कम तोलता था तो उसके शरीर से उतने ही भार का मांस काट लिया जाता था। व्यापारियों द्वारा बेईमानी करने, अधिक मूल्य वसूलने व कम तोलने पर दंड का विधान था। इस कठोर दंड के विधान से ही लोगों में बेईमानी करने का साहस न था। अलाउद्दीन अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, परंतु मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्ष के पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को शासक घोषित कर दिया और शासन की शक्ति अपने हाथों में ले ली। अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक खां ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन के संरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। कुछ दिनों बाद शिहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और स्वयं शासक बन बैठा। मुबारक शाह खिलजी ने उदार शासन प्रणाली को अपनाया। इसने अलाउद्दीन द्वारा लागू किए गए कठोर नियमों को समाप्त कर दिया। इसने अमीरों व जनता की सहानुभूति प्राप्त की। कुछ समय बाद मुबारक शाह विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा। इसने खलीफा के पद को स्वीकार न कर स्वयं को ही खलीफा नियुक्त कर दिया। मुबारक शाह ने खुसरो नामक एक व्यक्ति को अपना वजीर बनाया।
खुसरो ने सुल्तान को नशे का आदी बना दिया, जिससे मुबारक शाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह कभी कभी महिलाओं के वस्त्र धारण करता था और दरबार में निर्वस्त्र ही आ जाता था। सुल्तान की इस स्थिति का फायदा खुसरो ने उठाया और 1330 में सुल्तान की हत्या करवा दी और स्वयं शासक बन गया। भारतीय मुसलमान होने के कारण तुर्क इसे पसंद नहीं करते थे। 1320 में नसरुद्दीन खुसरो के नाम से सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही अमीरों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और 1320 में गयासुद्दीन ने इसकी हत्या कर खिलजी वंश का अंत कर दिया। नसरुद्दीन खुसरो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में इसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश का पतन कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के शासन की स्थापना की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।